Hello everyone. Today we are discussing about a question that is a brief gift distribution of oil and gas reserve in India. How has the India's oil and gas importing partner changed recently? मतलब कि अब हम लोगों को एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसमें कि ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कैसे कैसे है और मतलब और क्या इंडिया का इम्पोर्टिंग पार्टनर्स किस तरीके से अभी रिसेंटली में चेंज हो रहे हैं। हर किसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्पोर्टिंग पार्टनर चेंज होते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज होता है। तो इस तरीके से इंडिया इंडिया हैज़ इम्पोर्ट 80% ऑफ इट्स ऑयल एंड गैस नीड। इंडिया जो है 80% जो है इम्पोर्ट करती है। द रिमेनिंग 20% ऑफ द ऑयल एंड गैस रिजर्व हैज़ बीन सीन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। 80% तो हम इंपोर्ट करते हैं एंड 20% हम रिजर्व, हमारे पास इंडिया के पास रिजर्व है। नाउ सी ऑयल रिजर्व है जैसे असम दिस इज़ द। तो असम में कौन कौन सा रिजर्व है? दिग्बोई है, नाहरकटिया है, लकुआ है और गटकी है। ठीक है, चार चार जो है चार मतलब प्लेसेस हैं जहाँ पे ऑयल रिजर्व असम में मिलता है। दूसरा है गुजरात में कलकोट है, मेशुआ है, अंकलेश्वर है, कॉम्बे बेसिन है। ये देखिए, ये है गुजरात। यहाँ पे अहमदाबाद और ये सब। ठीक है, अहमदाबाद में तो मतलब गैस रिजर्व है। तो ये चार चार जगह पे है गुजरात में जहाँ पे कि ये ऑयल रिजर्व मिलता है। एंड नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट गुजरात, तीसरा राजस्थान है। राजस्थान में देखिए बरमार ही से एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हमें मतलब यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद है ऑफशोर। अब ऑनशोर और ऑफशोर में देखिए कहाँ पे है? बॉम्बे बेसिन। देखिए ऑनशोर और ऑफशोर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे ये है, अब ऑनशोर है मतलब किसी इनलैंड कंट्रीज पे अगर इनलैंड में मिल रहा है तो उसको कहते हैं ऑनशोर। अगर ऑफ शोर है मतलब ये किसी बेसिन मतलब किसी भी कोस्टल एरियाज के पास मिल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ऑफ शोर। तो ये है बॉम्बे हाई मिलता है, बेसिन स्टेलेटाइट में मिलता है, अलियाबेट में मिलता है। ये तीन जगह पे है जहाँ पे ऑफ शोर में मिलता है। अब गैस फील्ड देखिए, अब हमने ऑयल रिजर्व का तो देख लिया। अभी क्या है? गैस फील्ड कहाँ पे है? कृष्णा गोदावरी, कराईकल बेसिन और बॉम्बे बेसिन। कृष्णा गोदावरी, कराईकल एंड बॉम्बे। ये देखिए, कृष्णा गोदावरी है यहाँ पे, कावेरी बेसिन है और बॉम्बे। ठीक है, ये तीन जगह पे है जहाँ पे हमें ऑयल का रिजर्व मिलता है। now we can see that recent change in India's oil and gas importer. how India has changes its importer with change of time. how मतलब अब यहाँ पे कैसे मतलब इंडिया टाइम के साथ किस तरीके से चेंज कर रहा है। तो है ट्रेडिशनली ऑयल एंड गैस इंपोर्टिंग पार्टनर। मतलब पहले जो होते थे, वेस्ट एशिया होता था और यूएसए होता था और अफ्रीका होता था, लैटिन अमेरिका होता था और अदर्स होते थे। मतलब और भी होते थे। ट्रेडिशनली हम यहाँ से इंपोर्ट करते जा रहे हैं। वेस्ट एशिया में जाके वेस्ट एशिया ये हाई रीजन, मतलब हम कह सकते हैं वेस्ट एशिया इज द हाई रीजन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन। West Asia, we are diversifying our energy basket because West Asia is a highly unstable. अब वेस्ट एशिया से हम पहले क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम वेस्ट एशिया से अपना मतलब माइंड जो है, अपना इंपोर्ट जो है वो हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि वेस्ट एशिया जो है वो हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल किस तरीके से है? देखिए, जैसे अरब स्प्रिंग है, लीबिया सिविल वॉर हो रहा है, ईरान पे सैंक्शन लग रहा है। ईरान, इराक, यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, इन सब में अच्छे से बन नहीं रही है। मतलब दे आर फाइटिंग फॉर सुपरमेसी। तो इस तरीके से इस वजह से क्या है कि हम वेस्ट एशिया पे टोटली डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अब यूएसए का क्या है? यूएसए जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है ऑयल रिजर्व्स में। डिस्कवरी ऑफ द शेल गैस एंड शेल ऑयल। शेल गैस और शेल ऑयल क्या होता है कि जैसे ये है, ठीक है, ये कोई मतलब
मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, पत्थर है या फिर ज़मीन का कोई टुकड़ा है, ठीक है। यहाँ पे शेल गैस निकालने का क्या होता है कि पहले हम यहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करने के बाद यहाँ पे स्पेसेस जैसे ये है, ठीक है, ड्रिलिंग करेंगे तो यहाँ पे स्पेस आएगा तो फिर इस तरीके से स्पेस बनता जाता है। जब ये स्पेस हाईली हाईली डेप्थ हो जाता है तब यहाँ पे ऑयल जो होती है वो कलेक्ट होती है और यहाँ से हम उसको निकाल लेते हैं। तो शेल गैस का जो है यूएसए जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ द रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिसिट। अभी हम यूएसए से क्यों मतलब ये कर रहे थे, क्योंकि देख लीजिए लास्ट प्रेसिडेंट जैसे ट्रम्प थे तो वो क्या उनका क्या था कि वो ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस कर रहे थे। ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने का मतलब है कि वो अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना चाहते थे, ना कि इम्पोर्ट को। तो अगर इम्पोर्ट ही कम होगा तो फिर हम कैसे कैसे यूएसए के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अफ्रीका में हम देखिए जैसे नाइजीरिया में एंड अंगोला में ओएनजीसी विदेश जो है इन्वेस्टमेंट किए हैं। मतलब हमारा अफ्रीका में किस तरीके से हम डिपेंड है, क्योंकि हमने यहाँ पे मतलब ये ओएनजीसी विदेश जो एक कंपनी है, मतलब कि कोलाबोरेशन ऑफ द अफ्रीका एंड इंडिया। फिर लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, वेनेजुला, मेक्सिको आर द मेजर पार्टनर बिकम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब ये क्या है, ब्राज़ील, वेनेजुला, मेक्सिको, ये सब क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया के बहुत ही मेजरली ट्रेडिंग पार्टनर है। इसकी वजह से हमें जो है कॉस्ट वहाँ से बहुत ही कम मतलब पे करना पड़ता है। फिर अदर कंट्री जैसे ये इंडिया है, अब यहाँ पे इधर में साउथ ईस्ट एशिया में जैसे है, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में मलेशिया है, रशिया है, डाइवर्सिफाइंग रिजर्व है। शाकलीन जो है रिजर्व गैस फील्ड का रशिया में है। सेंट्रल एशिया जो है वो पॉसिबल एनर्जी पार्टनर बन सकता है मतलब फ्यूचर में, क्योंकि उनको अभी तो आपको पता ही है चाइना जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और वो अपने हर चीज़ में यार रिजर्व में भी हाईली प्रोडक्टिव होना चाहता है। इसलिए तो वो वन बेल्ट वन रोड बेल्ट इस टाइप के इनिशिएटिव्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूज़न में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कंक्लूज़न में लिख सकते हैं कि देखिए थोड़ा सा मतलब ये प्रिंट अच्छे से नहीं हुआ है तो फिर मैं इसमें आपको लिख के बता देती हूँ कंक्लूज़न में क्या लिख सकते हैं। से इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री एंड विथ ग्रोथ नीड ऑफ oil and gases also growing. This is the true. Yeah. Thus it is almost important to increasing the importing partner that we need due to changing structure of global, जिस तरीके से ग्लोबल का स्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, जैसे चाइना जिस तरीके से मतलब एक डेवलपिंग कंट्री की तरह इमर्ज हो रहा है, इसी रिसर्च में कहा जा रहा है। इंडिया नीड टू डाइवर्सिफाई its partner of import and need to dependent on the within countries। हमें अपने कंट्रीज़ पे डिपेंड होना पड़ेगा और हमें अपने कंट्रीज़ में ऐसे रिफाइनरीज ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज़ हमें अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा एंड डाइवर्सिफाई एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ एनर्जी
एनर्जी रिसोर्स एट ऑल टाइम, हमें एनर्जी रिसोर्स को हर टाइम जो है वो मतलब इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ओके, आप इस तरीके से कंक्लूज़न लिख सकते हैं। देखिए मेरा टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है डिस्कशन ग्रुप का, मैं उस पर ये सारी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सबको यह मतलब यह पीडीएफ जो है वहाँ पे शेयर कर दूँगी। प्लीज़ आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस पीडीएफ से हेल्प लीजिए और अच्छे से अच्छे आंसर्स लिखिए। आप लिख करके वहाँ पोस्ट भी करेंगे तो भी मैं मतलब रिव्यू कर सकती हूँ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि मरीन रिसोर्सेज, वेरियस टाइप के मरीन रिसोर्सेज होते हैं मतलब, और हाउ दिस रिसोर्सेज शेप द जियोपॉलिटिकल। अब जो मरीन रिसोर्सेज है, रिसोर्स है, अब रिसोर्स पे भी तो मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक तरीके से डिपेंड करती है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मरीन पे भी। तो हम किस तरीके से डिपेंडेंट है मरीन पे, और किस तरीके से जियोपॉलिटिकल मतलब नेबर्स कंट्रीज़ और ओवरऑल मतलब कंट्रीज़ जो हैं किस तरीके से जियोपॉलिटिकली चेंज हो रहा है, हाउ दिस जियोपॉलिटिकली किस तरीके से यह मरीन जो है वो रिसोर्स जो है उनको स्टेबलाइज कर रहा है। ये फिर आंसर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मरीन रिसोर्स पूछा तो रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब देखिए मैंने स्टार्ट किया, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स फाउंड इन ओशनिक वाटर एंड ओशनिक बॉटम ऑफ द मरीन रिसोर्सेज, इट कैन बी वेरियस टाइप। अब क्या है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। अब बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज जो है वो मतलब रिसोर्सेज जो है ओशनिक वाटर में भी मिल सकते हैं, बॉटम में भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मैंने मतलब मरीन रिसोर्सेज को डिफाइन किया है। पहला है मरीन बायोलॉजिकल रिसोर्स का है क्या है, हमें मरीन से क्या फूड रिसोर्सेज मिलते हैं, नॉन फूड रिसोर्सेज मिलते हैं। फूड रिसोर्सेज तो हमें मान लीजिए कि मरीन को खाने के लिए एल्गी वगैरह हो गया, या फिर हमें फूड वगैरह भी मिलता है। किस तरीके के फूड, जैसे आपने वाटर एक तरीके से हम लोगों को भी मरीन से बहुत तरीके के फूड मिलते हैं, जैसे फ़िश हम खाते हैं, या फिर मतलब फ़िश है, क्रैब है, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मतलब हम लोग भी तो खाते हैं। तो फूड हो गया। नॉन फूड रिसोर्सेज है मरीन फार्माकोलॉजी, मतलब हमें कुछ मेडिसिनल भी तो मिलता है वेल से, जैसे ब्लबर उसका बहुत यूज़फुल आता है, लिवर ऑयल यूज़फुल आता है, बोन फर्टिलाइज़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ओसन रैंचिंग मतलब हम मतलब वो जो बहुत सारे ओसनिक जो जीव जंतु होते हैं, या फिर मतलब ओसनिक जो फिशेज़ होती हैं, या फिर स्नेक होता है, स्नेक जो ओसनिक होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं, या तो क्रोकोडाइल होता है। इन सबको क्या करते हैं कि हम टॉर्टोइज को, क्रोकोडाइल, इन सबको क्या करते हैं कि हम एक तरीके से ट्रेन कर देते हैं अदर एक्टिविटीज़ के लिए, कैरिंग आउट द रेस्क्यू एंड अदर एक्टिविटीज़। उनको बहुत डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग मरीन, तो सो दैट कि हम उनका एक तरीके से क्या होता है वो, सॉरी मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब एक तरीके से खेल वगैरह में नहीं दिखाते हैं, बंदरों को देख लो, इस तरीके से बंदरों को ट्रेन करते हैं, शेर को ट्रेन करते हैं, ठीक है। और दूसरा है मरीन मिनरल्स। अब हमें मिनरल्स मिलते हैं जैसे सब सुपरफिशियल डिपॉजिट, ऑयल एंड गैस मिलता है, डीप बॉटम डिपॉजिट से पॉलीमेटेलिक नोडल्स मिलते हैं, और सुपरफिशियल डिपॉजिट जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल्स हो गया, कोरल हो गया। इन सब का क्या होता है, इन सब का बिल्डिंग्स मटेरियल्स हैं ये, तो बिल्डिंग्स मटेरियल है, तो इस तरीके से यूज़फुल होते हैं। तीसरा क्या है, एनर्जी रिसोर्स में कन्वेंशनल एनर्जी भी मिलती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मिलती है। कन्वेंशनल एनर्जी मतलब ऑयल एंड गैस। अब देखिए कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में क्या होता है, ये जो होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती हैं, और ये जो है कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, मतलब फ्यूचर में ज़्यादा नहीं मिलेंगी, ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी।
नॉन कन्वेंशनल में क्या है कि आप इसको यूज़ करते रहें, यूज़ एंड प्रोड्यूस और ईजिली प्रोड्यूस हो जाती हैं। और इनके रिसोर्सेज हमारे कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गया, इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है कि रोल ऑफ मरीन रिसोर्सेज। अब मरीन रिसोर्सेज का रोल क्या है? साउथ चाइना सी में मरीन रिसोर्सेज मिलते हैं, 7 बिलियन मरीन रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे ऑयल रिजर्व है, 900 ट्रिलियन क्यूबिक फील्ड है, और ह्यूज फिश रिसोर्सेज है साउथ चाइना सी में। अब साउथ चाइना सी में इतना है, तो अब हमें क्या है कि हमें वहाँ से हेल्प मतलब इसीलिए साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी हमेशा जब भी देखेंगे आप तो वो कंट्रोवर्सी में रहता है। बहुत मतलब 9 क्या कहता है, चाइना जो है वो साउथ चाइना सी पे क्लेम करता है, लेकिन अदर कंट्रीज़ कहती हैं कि जो हमारे से बॉर्डर है एटलीस्ट उतना पोर्शन तो हमारा है। तो इस तरीके की फ़ाइट चलती ही रहती है, ठीक है। अब तो तुर्की और ग्रीस एंड मेडिटेरेनियन सी, इसमें क्या ओवर डिमार्केशन ऑफ द, अब मेडिटेरेनियन सी में क्या है, मतलब ये तुर्की और ग्रीस और मेडिटेरेनियन सी में क्या है कि ग्रीस और तुर्की जो है वह इकोनॉमिक जोन जो डिफाइन किया जाता है 12 नॉटिकल माइल में, उसको वो करते हैं कि हाँ, जहाँ जहाँ पे रिच गैस और ऑयल का रिजर्व है तो उसका डिमार्केशन बहुत ज़्यादा करते हैं। इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। कंट्रोल ओवर द सी लेन ऑफ द कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का और एंड द क्रा कैनाल ऑफ द चाइना। अब ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक वे है जहाँ से हम इजीली जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। मैनेजमेंट ऑफ द जैसे फिशर है, अभी क्या रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा था कि जो इंडिया के फिशर्समैन होते हैं वो श्रीलंका के इकोनॉमिक जोन में पहुंच जाते हैं, और श्रीलंकन का आर्मी जो है उनको अरेस्ट कर लेती है। तो ये पता नहीं चल पाता है, ट्रॉलिंग करते करते वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि हाँ, मतलब हम अपने इकोनॉमिक जोन को क्रॉस कर चुके हैं। जैसे श्रीलंका के साथ हमारा प्रॉब्लम चलता है रामेश्वरम में, और पाकिस्तान के साथ सक्रीक जो इकोनॉमिक जोन जो है डिफाइन किया गया है इस तरीके से। और आता है विथ इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लैंड बेस्ड रिसोर्सेज, इट इज इविडेंट दैट नेक्स्ट फ्रंट लाइन ऑफ द रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन विल बी बेस्ड ऑन द मरीन। जिस तरीके से हम लैंड रिसोर्सेज को इतने ज़्यादा यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उसी तरीके से हम बहुत ही जल्द मरीन रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉयटेशन करने लगेंगे। Thus new competition and the cooperation of the ocean are found to be open। न्यू कंपटीशन जो है और कॉपरेशन जो है, मतलब सारी कंट्रीज़ को एक साथ आना चाहिए और एक कंपटीशन ओपन करना चाहिए। दस द प्रिंसिपल ऑफ द ब्लू इकोनॉमी, और ब्लू इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होना चाहिए और उसको सेव भी करना चाहिए। सजेस्टेड बाय द, मतलब ये क्या, दस द प्रिंसिपल, ये जो ब्लू इकोनॉमी का प्रिंसिपल है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया था, एंड ब्लू प्रिंट ऑफ द फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन। अब ब्लू इकोनॉमी अगर हम एक तरीके से डिफाइन कर देंगे तो हम उसको बचाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा मतलब दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द इंडियाज स्ट्रेंथन। अब इंडिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल या फिर इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला कोई है इंडस्ट्री तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। बोला ब्रीफ डिस्कस वेरियस लोकेशन फैक्टर। अब लोकेशन फैक्टर क्या क्या है कंट्रीज में, एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द कॉज ऑफ द स्लो डाउन फेस्ड बाय द सेक्टर सिंस 2 ईयर। अब पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे कि, या डेटा से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि लोकेशन जो है वो किस तरीके से मैटर कर रही है। उसके बाद हम ये दिखाएंगे 2 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में किस तरीके के चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज़ प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल in India. It contributes 7.5% of the GDP and 4.9% of the manufacturing GDP। देखो मतलब डिफरेंट टाइप के, अब टोटल जीडीपी में काउंट किया जाए तो ये जो है वह 7.5% ऑफ द जीडीपी करता है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में काउंट किया जाए तो वो 4.5 एंड प्रोवाइड 4 करोड़ पॉपुलेशन को ये जॉब प्रोवाइड करता है, या जो है
सियाकॉम का मतलब देखिए, जब भी कोई डेटा वगैरह लिखे ना, ये फैक्ट्स कहाँ से ले रहे हैं, किससे लिख रहे हैं, ये ज़रूरी है, ताकि मतलब ताकि आप उनको पता चले, एग्जामिनर्स को पता चले कि हाँ आपको फैक्ट्स जो है आपने कहीं से तुक्का नहीं लगाया, या फिर फैक्ट्स सही है। भले उन्हें याद हो या ना हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे ना, तो उससे ये हो जाएगा कि हाँ ये फैक्ट्स ट्रूथ फैक्ट है। ठीक है। फैक्टर जो है क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन को। पहले लैंड देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है। लैंड को क्लियरेंस कराना होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब या तो लोग वहाँ से, मतलब या तो लोग उसको इवैक्यूएट नहीं करते हैं, या उनको कंपनसेशन में देने में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस तरीके से लोग इजीली अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे। दिस इज़ द ट्रूथ। जैसे नंदीग्राम में टाटा नैनो जो प्रोजेक्ट बन रहा था, उसको उसको लोग कितना बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोग स्ट्राइक कर रहे थे, तो सो दैट प्रोजेक्ट डजन स्टार्ट, नॉट कंप्लीट, डजन स्टार्ट। ठीक है। अब लॉजिस्टिक है। अब ये होता है कि हम इंडस्ट्रीज़ जो है, अभी हमें इंडस्ट्री जैसे यहाँ एनसीआर में है, और ठीक है, और हम मतलब कोई बंदा यहाँ पे बरेली में रह रहा है, या फिर मतलब यहाँ वाराणसी में रह रहा है, गोरखपुर में रह रहा है, उसको इतना ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट तो मतलब लगती ही है। एनसीआर क्लस्टर है। ठीक है। और ये है पीथमपुर है, तो मतलब ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना, तो एक मतलब बहुत हाईलाइट लोकेशन पे रहती हैं, तो लोगों को ट्रैवलिंग करना, चीज़ें ट्रांसपोर्ट करना यहाँ से वहाँ, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट तो लगता ही है। अब मार्केट बेस्ड, अब इंडस्ट्री जो होनी चाहिए वो मार्केट बेस्ड भी तो होना चाहिए। पता चला हम इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसका मार्केट जो है केरला में, फिर क्या फ़ायदा है? फिर कोई फ़ायदा तो नहीं है कि हाँ हम मतलब इंडस्ट्रीज़ ओपन वहाँ कर रहे हैं। और ठीक है। एक्सलरी इंडस्ट्री जैसे रबर है, टायर है, केमिकल है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाती हैं। तो इन सब इंडस्ट्रीज़ को ऐसी जगह खोलना चाहिए जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम हो, मतलब पॉपुलेशन ना के बराबर हो ऐसी इंडस्ट्रीज में। फिर वहाँ पे वो लैंड क्लियरेंस में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है। उसके बाद आता है ईज़ ऑफ द डूइंग बिजनेस पॉलिसी। अब आपको अपने कंट्रीज़ की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी में जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि कोई भी अगर इंडस्ट्रीज़ खोलना भी चाहता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ खोलना भी चाहती है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन, टैक्सेशन मेजरिंग रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए इनको बहुत रिलैक्स करना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अब कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको जो है वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है, कैपिटल नहीं मिल पाता है। रॉ मटेरियल्स डिपेंडेंसी, अब हमेशा इंडस्ट्रीज़ वहीं खोलना चाहिए ना जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो ईजिली। तो अगर कोई इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल पे ही डिपेंड है, तो कैसे इंडस्ट्रीज खोल पाएगी किसी और लोकेशन पे। और लेबर, 70% लेबर जो है मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मतलब 2 दिन काम करा फिर छोड़ दिया, 10 दिन काम करा फिर छोड़ दिया, कोई परमानेंट लेबर नहीं है। तो इसलिए लोग भी काम नहीं करना चाहते हैं, वो वहीं भागते हैं जहाँ पे उनको परमानेंसी मिले। ठीक है। परमानेंसली मतलब हाँ ठीक है काम कर रहे हैं। इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ द इंडस्ट्रियल, अब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल रोबोट की यूज़ करने की ज़रूरत है। अब क्या कॉज क्या है, 2 साल में 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? डिमांड ड्रॉप हो रही है। अभी ओला और ऊबर्स इस तरीके के जब मतलब शेयरिंग कार्स, ईजिली अवेलेबल कार्स चलने लगी हैं, तो लोगों की डिमांड व्हीकल्स में कम होने लगी है। अब क्रेडिट है, क्रेडिट में जैसे एनबीएफसी क्राइसिस हो गया, ठीक, कॉस्टली लोन्स हो गए, तो इस तरीके से कोई लोन भी नहीं लेना चाह रहा है। एक्सपोर्ट में है कि ग्लोबल इकोनॉमिक जो है वो बहुत स्लो डाउन हुआ है, इसलिए भी कोई इंडस्ट्रीज़ ओपन नहीं करना चाह रहा है। ठीक है। और पॉलिसी मेजर है बेसल 6 नॉर्म्स जैसे लग गया है, तो उसमें क्या है, सल्फर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन इमिशन होना चाहिए। ठीक है। तो क्या है कि अब जो है ऐसी व्हीकल्स पे हम हैंड ओवर हो रहे हैं, मतलब ग्रीन पॉल्यूशन फैलाए, ग्रीन हो। ठीक है। तो हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल स्टार्ट हो रही है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो रही है, जिस तरीके से जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई टैक्स फाइल करने में। ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उसकी अनसर्टेनिटी नहीं है कि चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे है, किस तरीके से चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, इस तरीके से। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में स्लो डाउन द ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर मशीनरी हैज़ बीन स्लो डाउन। अब एग्रीकल्चर्स में ट्रैक्टर्स अब क्या करने लोग, कॉन्ट्रेक्चुअल
मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग करने लगे हैं, तो ये ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर मशीनरी का भी स्लो डाउन हो गया है। तो अभी देखिए कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द रिफॉर्म इन ऑटोमोबाइल सेक्टर इज गोइंग टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड राइवलनेस कार। इंडिया शुड गियर अप विद द मेजर एंड कम अप विद द पॉलिसी रिवाइवल। क्या है कि जो नेक्स्ट जनरेशन ने रिफॉर्मेशन की है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, वह इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इंडिया को भी उस तरीके से गियर अप होना चाहिए, इंडिया को भी उस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्टार्ट करेंगे, तो वो इंडस्ट्रीज जो होनी चाहिए वो इंडस्ट्रीज पूरी टोटली डिपेंड होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी एक्सेसिबिलिटी। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि India's current foreign policy, do you agree then that has been changed drastically in the recent time? इंडियाज़ की फॉरेन पॉलिसी की फीचर्स को आइडेंटिफाई करो और अगर आप उससे एग्री हैं तो ड्रास्टिकली रिसेंट टाइम्स में जो भी इंडियाज़ के फॉरेन पॉलिसीज में चेंजेस हुए हैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो। अब देखिए, हम सबसे पहले नेहरू जी बिलीव दैट जवाहरलाल नेहरू हैज़ believed that a foreign policy is the shadow of the economic policy in 1947. To this way, foreign economic policy has been changed. pre-LPG से पहले फॉरेन पॉलिसी हमारी डिफरेंट थी और फॉरेन पॉलिसी LPG रिफॉर्म के बाद हमारी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ठीक है। विच हैज़ बीन राइटली ट्रेल्ड आवर फॉरेन पॉलिसी एज वेल। जब हमने LPG रिफॉर्म्स ले आए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत तगड़े से बहुत तेज़ी से चेंज हुई। ठीक। फिर अब क्या है फीचर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट। मतलब अगर हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो हमारी नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, मतलब ऑल द टाइम सिक्योरिंग। मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी होती है कि अगर हमें चाइना से हेल्प नहीं मिल रही तो हम USA के पास चले गए, USA से हेल्प नहीं मिल रही तो हम रसिया के पास चले गए, रसिया से हेल्प नहीं मिल रही तो हम साउथ अमेरिका के पास चले गए। इस तरीके से है। अब डायस्पोरा इंक्रीज़ हो रहा है, इंगेजमेंट डायस्पोरा जो है अपनी कंट्रीज़ के लोग बाहर जा रहे हैं काम करने, तो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे कंट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं, वहाँ के लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हाँ मतलब दिस इज़ द कंट्री। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया जो है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपने नेबर्स को मतलब पहले ही सबसे पहला इस पे प्लेस देता है in term of construction, in term of energy reproduction, in term of export import everything। फिर पॉलिसी ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। ऑफेंसिव डिफेंसिव पॉलिसी जो है टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी प्रमोशन पीस। अब कंटिन्यूटी रहनी चाहिए क्या करने के लिए, पीस प्रमोट करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए और स्टेबिलिटी करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि एंटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड अगेंस्ट टू इंक्रीज द वेपनाइजेशन के अगेंस्ट होना चाहिए ताकि सबके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। तीसरा है कि लीडर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, मतलब ISA जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में है कि डेवलप मतलब कि एक लीडर, मतलब ब्राज़ील एंड इंडिया जो है उसको स्टार्ट करे हैं 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका जो है हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। तो क्या है कि अब क्या है, इंडिया इसमें एज ए लीडर भी वर्क किया है, तो इसका मतलब कि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री में लीडर की तरह भी वर्क मतलब इमर्ज हो सकता है। US मिशन एक्टिव रोल, यूएन मिशन में एक्टिव रोल क्या लास्ट ईयर जो है वो 8th टाइम इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर में सेलेक्ट हुआ था। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टू सिक्योर द नेशनल इंटरेस्ट, नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी, मतलब नैम को फॉलो करना, मतलब किसी के साथ अलायंस नहीं करना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना टाइप का। प्रोटेक्टिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना। अब चेंजेस क्या हो रहे हैं कि हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट हो रही है, उनके लिए इंगेजमेंट हम ग्लोबल पावर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मतलब ये कर रहे हैं कि इंगेजमेंट कर रहे हैं। हार्ड पावर फोकस विद द सॉफ्ट पावर, हम हार्ड पावर से सॉफ्ट पावर की तरफ हो रहे हैं, जैसे लद्दाख स्टैंड ऑफ हो गया, डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, सर्जिकल हो गया। तो हम सॉफ्ट के साथ हार्ड पावर भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम चेंजेस हो रहा है। फिर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करें, इंडिया हैज़ इंक्रीज